क्या होगा अगर किसी प्राचीन लोगों का डीएनए ऐसे रहस्य छुपाए हो जिन्हें कोई साम्राज्य, कोई आक्रमण, कोई प्रवास मिटा नहीं सका? मध्य पूर्व जैसे क्षेत्र में यह लगभग असंभव लगता है, जहां का इतिहास अनंत युद्धों, बदलती सीमाओं और लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों से भरा पड़ा है। जब अधिकांश लोग इस क्षेत्र के डीएनए के बारे में सोचते हैं, तो वे इसकी कल्पना एक मिश्रण के रूप में करते हैं। विजय और व्यापार की सदियों से आकार लिया गया, मिला जुला और एक समान। लेकिन सच्चाई अधिक आश्चर्यजनक है। असीरियाई लोगों के डीएनए के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी है जो मध्य पूर्व के लगभग हर दूसरे समुदाय से अलग है। असीरियाई डीएनए अनूठा है, जबकि उनके आसपास की कई अन्य आबादियों ने इतिहास के माध्यम से बदला, मिला और नया आकार लिया। असीरियाइयों ने कुछ बहुत दुर्लभ रखा, प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से एक प्रत्यक्ष, अटूट संबंध। हजारों सालों से साम्राज्यों के उत्थान और पतन के दौरान, विजयों और जबरदस्त प्रवासों के माध्यम से उनका डीएनए ऐसे चिन्ह लेकर चला है जो अभी भी उन सबसे शुरुआती लोगों से जोड़े जा सकते हैं जिन्होंने टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे शहर बनाए थे। यह असीरियाइयों को न केवल प्राचीन मेसोपोटामिया के लिए एक सांस्कृतिक कड़ी बनाता है, बल्कि एक जैविक कड़ी भी। एक पल के लिए इस बारे में सोचें। दूसरे साम्राज्य जैसे फारसी, यूनानी या रोमन का विस्तार हुआ। उन्होंने दूसरों को अवशोषित किया और अंततः इतनी गहराई से मिल गए कि उनकी मूल आनुवंशिक पहचान का पता लगाना कठिन हो गया। फिर भी असीरियाई, जिन्होंने प्राचीन निकट पूर्व में फैले एक विशाल साम्राज्य पर भी शासन किया था, अपने डीएनए में अपनी मूल पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे। यह न केवल असामान्य है, यह लगभग एक आनुवंशिक रहस्य है। जब इतने सारे अन्य समुदाय अवशोषित हो गए, तो वे कैसे अवशोषित होने का प्रतिरोध करने में कामयाब रहे? इसका जवाब का एक हिस्सा भूगोल में है, इसका एक हिस्सा संस्कृति में है, इसका एक हिस्सा विश्वास में है और इसका एक हिस्सा अभी भी एक पहेली है जिसे वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दशकों के अध्ययनों ने असीरियाई डीएनए में ऐसे पैटर्न दिखाए हैं जो सामान्य धारणाओं को चुनौती देते हैं। निरंतर मिश्रण का इतिहास दिखाने के बजाय उनका आनुवंशिक रिकॉर्ड बार बार निरंतरता की ओर इशारा करता है। उन वंशावलियों का अस्तित्व जो 4000 से अधिक साल पुरानी है। इसका मतलब यह नहीं है कि असीरियाई दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। किसी भी लोगों की तरह उन्होंने पड़ोसियों के साथ परिवर्तन, संपर्क और यहाँ तक कि अंतर्विवाह का अनुभव किया। लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वह यह है कि उनका प्राचीन मूल कितना संरक्षित रह गया है। यह ऐसा है जैसे उनका डीएनए एक टाइम कैप्सूल की तरह काम कर गया हो, मेसोपोटामियाई इतिहास के टुकड़ों को सीधे वर्तमान समय तक ले आया हो। इस यात्रा में हम देखेंगे कि असीरियाई डीएनए इतना अलग क्यों है और यह अस्तित्व, लचीलेपन और पहचान के बारे में कौन से रहस्य रखता है। हम उनके वाई गुणसूत्रों और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अजीब पैटर्न देखेंगे, इस बात पर कि कैसे भाषा बदली लेकिन उनकी रक्त रेखा मिटी नहीं, और कैसे विश्वास और भूगोल ने उनकी विरासत की सुरक्षा में मौन लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह प्रश्न पूछेंगे, 4000 साल के युद्धों, विजयों और बिखराव के बावजूद इन लोगों ने अपना डीएनए इतना अनूठा कैसे रखा? असीरियाई डीएनए की कहानी मेसोपोटामिया की गहरी मिट्टी से शुरू होती है, जो सभ्यता के सबसे पुराने पालने में से एक है। हजारों साल पहले, आधुनिक राष्ट्रों के अस्तित्व से बहुत पहले, लोग पहले से ही खेती कर रहे थे, बस्तियां बना रहे थे और उन शहरों की नींव रख रहे थे जो एक दिन दुनिया को आकार देंगे। पुरातत्व हमें बताती है कि अशूर और निनवे जैसी जगहें न केवल असीरियाई साम्राज्य के दौरान महत्वपूर्ण राजधानियां थीं, ये 6000 साल से भी अधिक समय तक निरंतर मानव जीवन के स्थल थे। मिट्टी के बर्तन, खंडहर और प्राचीन उपकरणों की परतें साबित करती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहे, संस्कृति और रक्त रेखा दोनों आगे बढ़ाते रहे। और जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक असीरियाइयों के डीएनए में देखा,
तो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक खोजा। वही निरंतरता जो मिट्टी में दिखाई देती है, वह उनके जीन में भी दिखाई देती है। आनुवंशिक अध्ययन प्रकट करते हैं कि आधुनिक असीरियाई न केवल प्रतीकात्मक या सांस्कृतिक तरीके से मेसोपोटामिया से जुड़े हैं, बल्कि प्रत्यक्ष जैविक अर्थ में भी। उनका डीएनए उपजाऊ अर्धचंद्र के सबसे शुरुआती किसानों के हस्ताक्षर ले जाता है। वे लोग जिन्होंने पहली बार फसलों को पालतू बनाया, जानवरों को पाला और बिखरे गांवों को संगठित शहरों में बदल दिया। ये कृषि के अग्रदूत थे, वे जिन्होंने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और उल्लेखनीय रूप से उन्हीं किसानों के वंशज आज भी हमारे बीच चलते हैं, खुद को असीरियाई कहते हैं। उनका डीएनए एक पुल की तरह है जो आज की दुनिया को सभ्यता की भोर से जोड़ता है। जो बात इसे इतना अनूठा बनाती है वह है इस आनुवंशिक रेखा की स्थिरता। आमतौर पर प्राचीन आबादी जो महान साम्राज्यों में बढ़ी, समय के साथ अपना डीएनए नाटकीय रूप से बदलती रहीं। जब रोमनों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के लोगों को अवशोषित किया, एक मिश्रित आनुवंशिक पहचान बनाई। फारसियों ने भी यही किया, कई अधीन आबादियों के साथ मिलकर। यहाँ तक कि मिस्रियों ने भी अपने लंबे इतिहास के साथ अपने डीएनए में बाहरी प्रभाव की बार बार की लहरों के सबूत दिखाए। लेकिन असीरियाइयों के साथ कहानी अलग है। अपने साम्राज्य की व्यापक पहुंच के बावजूद मूल आबादी उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही। मेसोपोटामिया का आनुवंशिक फिंगरप्रिंट आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ बचा रहा। यह एक प्रभावशाली विरोधाभास को जन्म देता है। ऐसे लोग जो इतने अशांत क्षेत्र के बीचों बीच रहे, इतनी सारी विजयों और सांस्कृतिक परिवर्तनों के सामने आए, फिर भी अपनी वंशावली के इतने शुद्ध धागे को कैसे पकड़े रख सके। पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि बस्ती की निरंतरता एक भूमिका निभाती है। असीरियाइयों ने अपने साम्राज्य के पतन के बाद भी अपने प्राचीन शहर नहीं छोड़े। परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों की भूमि में जड़े रहे। किसान वही मिट्टी जोतते रहे, श्रद्धालु वही मंदिरों में प्रार्थना करते रहे और समुदाय हर विनाश के बाद पुनर्निर्माण करते रहे। स्थान की यह निरंतर वापसी संभवतः उनकी आनुवंशिक निरंतरता को मजबूत बनाती रही, उन्हें मेसोपोटामिया से इस तरह से जोड़े रखा जो अन्य आबादी बनाए नहीं रख सकी। फिर भी यह सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भूगोल और बस्ती निरंतरता अकेले पूरी तरह से यह नहीं बता सकती कि असीरियाई डीएनए ने कहीं और देखे गए व्यापक आनुवंशिक परिवर्तनों का प्रतिरोध क्यों किया। आखिरकार इतिहास हमें दिखाता है कि जब बड़े साम्राज्य उठते और गिरते हैं तो आनुवंशिक मिश्रण आम तौर पर होता है। सैनिक, प्रशासक, व्यापारी और प्रवासी अपनी रक्त रेखाएं अपने साथ लाते हैं। सदियों में आबादी मिल जाती है, यह अपेक्षित परिणाम है। लेकिन असीरियाइयों के मामले में कुछ और हुआ, या बल्कि कुछ नहीं हुआ। उनका डीएनए हमें बताता है कि जबकि बाहरी प्रभाव मौजूद थे, वे कभी भी मेसोपोटामियाई मूल को मिटाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। यही असली पहेली है। यह सिर्फ यह नहीं है कि असीरियाई हजारों सालों तक मेसोपोटामिया में रहे। यह है कि जब दूसरों ने अपनी खो दी तो उन्होंने एक आनुवंशिक पहचान संरक्षित रखी। अनगिनत युद्धों, आक्रमणों और सांस्कृतिक बदलावों के बाद भी उनका डीएनए प्राचीन अतीत से जुड़ा रहा। यह रहस्य है जो असीरियाई आनुवंशिकी को वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए समान रूप से इतना आकर्षक बनाता है। तो हमारे सामने प्रश्न है, असीरियाई उस तरह से क्यों नहीं मिले जिस तरह अन्य महान साम्राज्य मिले? कौन सी शक्तियां, सांस्कृतिक, सामाजिक या यहाँ तक कि आध्यात्मिक, उनके डीएनए को बरकरार रहने दी जब संभावनाएं उसके खिलाफ इतनी भारी थीं? जवाब पैतृक और मातृक वंशावलियों के विवरण में है, निरंतरता के आश्चर्यजनक पैटर्न में और उन परंपराओं में जिन्होंने सहस्राब्दियों तक चुपचाप उनकी आनुवंशिक विरासत की रक्षा की। और जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने असीरियाई पुरुषों के वाई गुणसूत्रों को देखा जो डीएनए पिता से पुत्र को पारित होता है, तो उन्हें रहस्य की एक और परत मिली। एक सरल पैटर्न के बजाय
परिणामों ने हैप्लोग्रुप्स या आनुवंशिक वंशावलियों का मिश्रण दिखाया, जो मिलकर एक बहुत पुरानी और जटिल कहानी कहते थे। सबसे आम वंशावलियां J2 और J1 हैं। दोनों उपजाऊ अर्धचंद्र के पहले कृषि समुदायों से मजबूती से जुड़े हैं। ये हैप्लोग्रुप्स वही हैं जो शुरुआती शहर निर्माताओं में दिखाई देते हैं। वे लोग जिन्होंने गेहूं और जौ उगाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया और भोजन की अतिरिक्त मात्रा बनाई जिसने सभ्यता को फलने फूलने दिया। दूसरे शब्दों में J2 और J1 आधुनिक असीरियाइयों को सीधे उन शुरुआती मेसोपोटामियाई किसानों से जोड़ते हैं जिन्होंने मानव इतिहास को आकार देने में मदद की। लेकिन वाई गुणसूत्र रिकॉर्ड में आश्चर्य भी है। असीरियाइयों में हमें R1b, R1a और T जैसे हैप्लोग्रुप्स की उपस्थिति दिखाई देती है। वंशावलियां जो आमतौर पर प्राचीन मेसोपोटामिया से जुड़ी नहीं हैं। हैप्लोग्रुप R एक भी विशेष रूप से दिलचस्प है। मध्य पूर्व के कई हिस्सों में R एक भी कम स्तर पर दिखाई देता है, लेकिन ईरानी असीरियाइयों में यह 40% तक पहुंच सकता है। यह अत्यधिक असामान्य है क्योंकि R एक भी अधिकतर काकेशस की आबादी और कांस्य युग के प्रवासों से जुड़ा है जो यूरोप और पश्चिमी एशिया के हिस्सों में बहे थे। असीरियाइयों में इसकी मजबूत उपस्थिति कुछ प्राचीन संपर्क या मिश्रण का सुझाव देती है जिसने स्थायी निशान छोड़ा, लेकिन ठीक कब और कैसे यह हुआ अभी भी अस्पष्ट है। क्या यह कांस्य युग के दौरान था, उत्तरी जनजातियों के माध्यम से जो प्रारंभिक असीरियाइयों के साथ बातचीत करती थीं, या यह बाद में आया फारसी या पार्थियन शासन की अवधि के दौरान जब पूरे क्षेत्र में आवाजाही तीव्र थी? DNA सबूत रखता है, लेकिन सटीक कहानी अभी भी एक पहेली है। और भी दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न असीरियाई समूहों के बीच भिन्नता। उदाहरण के लिए इराकी असीरियाई JM 304 नामक एक मार्कर के उच्च स्तर दिखाते हैं जो उनकी आधी से अधिक पुरुष वंशावलियों तक पहुंचता है। फिर भी वही मार्कर ईरानी असीरियाइयों में केवल लगभग 11% दिखाई देता है। दोनों समूह एक ही संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराओं को साझा करते हैं, लेकिन उनके वाई गुणसूत्र पैटर्न थोड़ी अलग कहानियां कहते हैं। यह ऐसा है जैसे एक ही लोगों ने अपने खून में अपने इतिहास के दो अलग संस्करण रखे हों। यह विरोधाभास, एक पहचान लेकिन अलग आनुवंशिक मार्कर, उन पथों के बारे में गहरे प्रश्न उठाता है जो उनके पूर्वजों ने लिए। ये छुपा हुआ इतिहास किस सुझाव देता है? शायद कुछ असीरियाई समुदाय अधिक अलग थलग थे, अपनी पैतृक रेखाओं को बरकरार रखते हुए, जबकि अन्य ने पड़ोसी समूहों के साथ संपर्क का अनुभव किया। भूगोल ने भी एक भूमिका निभाई हो सकती है। उत्तरी मेसोपोटामिया के पहाड़ और घाटियां ऐसी बाधाएं पैदा कर सकते थे जिन्हें आकार दिया कि कौन सी वंशावलियां एक क्षेत्र में बची लेकिन दूसरे में नहीं। युद्ध, प्रवासन या यहाँ तक कि विवाह रीति रिवाज भी विभाजन में योगदान दे सकते थे। कारण जो भी हो, भिन्नता साबित करती है कि एक लोगों के भीतर भी आनुवंशिक रिकॉर्ड एक समान नहीं है। यह अलग अनुभवों, संघर्षों और अनुकूलन के निशान रखता है। फिर हैप्लोग्रुप T है असीरियाई पहेली का एक और टुकड़ा। कुछ असीरियाई समुदायों में लगभग 15% पर पाया जाता है। यह मध्य पूर्वी यहूदियों, द्रुजों और जॉर्जियाइयों में भी दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति प्राचीन संबंधों का सुझाव देती है जो लिखित इतिहास से बहुत पहले जाते हैं, संभवतः नवपाषाण काल में, जब कृषि और पशुपालन पूरे क्षेत्र में फैल रहे थे। क्या असीरियाइयों और इन अन्य समूहों ने विस्तार की उस शुरुआती लहर में सामान्य पूर्वज साझा किए, या क्या यह ओवरलैप कांस्य युग के दौरान बाद के संपर्कों से आता है, जब व्यापार और प्रवासन ने मेसोपोटामिया को आसपास की भूमियों से जोड़ा? फिर से DNA हमें संकेत देता है, लेकिन अंतिम उत्तर नहीं। एक साथ लिया जाए तो वाई गुणसूत्र डेटा निरंतरता और जटिलता दोनों को प्रकट करता है। एक हाथ पर J2 और J1 असीरियाइयों को सीधे सभ्यता के पालने से जोड़ते हैं। दूसरी ओर R1b, R1a और T रहस्य की परतें जोड़ते हैं, यह दिखाते हुए कि उनकी कहानी में संपर्क और परिवर्तन के अप्रत्याशित अध्याय भी शामिल हैं। इराकी और ईरानी असीरियाइयों के बीच
अंतर तस्वीर को और भी दिलचस्प बनाते हैं, यह सुझाते हुए कि भूगोल, इतिहास और संयोग सभी ने अपना निशान छोड़ा। हालांकि इन विरोधाभासों ने उनकी पहचान को कमजोर करने के बजाय असीरियाई आनुवंशिक कहानी को और भी शक्तिशाली बनाया। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कभी सरल नहीं होता, और यह कि एक समुदाय के भीतर भी डीएनए में आगे ले जाई गई स्मृति के कई धागे होते हैं, और फिर भी इन भिन्नताओं के बावजूद मूल बना रहता है। आज असीरियाई पुरुष अभी भी प्राचीन मेसोपोटामिया के फिंगरप्रिंट ले जाते हैं, हजारों सालों तक बची एक रेखा का प्रमाण। जब हम वाई गुणसूत्र से मातृक पक्ष की ओर मुड़ते हैं, वह डीएनए जो माताओं से बच्चों में जाता है, तो असीरियाइयों की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस प्रकार के डीएनए, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA कहा जाता है, असीरियाइयों के बीच हैप्लोग्रुप्स की एक व्यापक विविधता दिखाता है। H, HV, K, T और U जैसे हैप्लोग्रुप्स सभी उनके समुदायों में पाए जाते हैं, और हर एक अलग प्राचीन वंशावली का प्रतिनिधित्व करता है। पहली नज़र में यह भारी मिश्रण की तस्वीर की तरह लग सकता है, क्योंकि ये मातृक वंशावलियां मध्य पूर्व और उससे आगे कई दिशाओं से आती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अधिक बारीकी से देखा, तो उन्होंने कुछ प्रभावशाली देखा। इनमें से कुछ मातृक रेखाएं असीरियाई आबादी के भीतर हजारों सालों से बची हैं, अपेक्षा से कहीं अधिक बरकरार। सबसे अनूठी खोजों में से एक HV4A2 नामक एक उपशाखा की उपस्थिति है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की यह शाखा लगभग विशेष रूप से असीरियाइयों और आर्मेनियाइयों में पाई जाती है, एक असीरियाई विशिष्ट शाखा के साथ जो लगभग 3300 से 4200 साल पुरानी है। इसका मतलब यह है कि आज कुछ असीरियाई परिवार अपनी मातृक रेखाओं को उन महिलाओं तक वापस ट्रेस कर सकते हैं जो मेसोपोटामिया में उस समय रहती थीं जब पहले महान शहर उठ रहे थे। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि HV4A2 की गहरी जड़ 8200 से 12500 साल पुरानी तक फैली है। असीरियाई मातृक वंशावली को सीधे क्षेत्र की कुछ सबसे शुरुआती आबादियों से जोड़ती है। इतनी सदियों में इस तरह का अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ है। यह दिखाता है कि कुछ असीरियाई मातृक रेखाएं लगभग खजाने की तरह संरक्षित थीं, अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से मां से बेटी को पारित होती रहीं। इसी समय मातृक हैप्लोग्रुप्स की विविधता हमें असीरियाई समुदायों में शामिल होने वाली महिलाओं के इतिहास के बारे में भी बताती है। पैतृक डीएनए के विपरीत, जो प्राचीन मेसोपोटामियाई किसानों के साथ स्पष्ट निरंतरता दिखाता है, लेकिन R1b रखने वाले समूहों के साथ मिश्रण भी मातृक डीएनए बाहरी प्रभावों के अधिक सबूत रखता है। इतिहास के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों की महिलाएं असीरियाई परिवारों का हिस्सा बनी। कुछ व्यापार के माध्यम से आईं, अन्य विवाह गठबंधनों के माध्यम से, और फिर अन्य प्रवासन या यहाँ तक कि विजय के माध्यम से। इन महिलाओं ने अपना स्वयं का मातृक डीएनए लाया, असीरियाई आनुवंशिक पूल में विविधता जोड़ी। समय के साथ उनके बच्चों ने असीरियाई पहचान और नई मातृक वंशावलियां दोनों की, उन्हें समुदाय के ताने बाने में बुनते हुए। विविधता और संरक्षण के बीच यह संतुलन मातृक कहानी को इतना असामान्य बनाता है। आमतौर पर किसी को मातृक डीएनए के अधिक भारी मिश्रित और सदियों से बदले जाने की उम्मीद होगी, खासकर मेसोपोटामिया जैसे अशांत क्षेत्र में। फिर भी असीरियाइयों के बीच HV4A2 जैसी कुछ वंशावलियां न केवल संरक्षित थीं, बल्कि विशिष्ट भी रहीं, उन्हें आसपास की आबादियों से अलग करती हुईं। विरोधाभास स्पष्ट है। पैतृक पक्ष पर हम निरंतरता और मिश्रण दोनों के संकेत देखते हैं, इराकी और ईरानी असीरियाइयों के बीच वाई गुणसूत्र भिन्नता के साथ। लेकिन मातृक पक्ष पर हम सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी प्राचीन शाखाओं का उल्लेखनीय संरक्षण देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या सांस्कृतिक परंपराओं ने विशिष्ट मातृक वंशावलियों की सुरक्षा में भूमिका निभाई? यह संभव है। विवाह, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएं और सामुदायिक सीमाएं इस बात को आकार दे सकती थीं कि असीरियाई पुरुषों ने किससे शादी की और कैसे वंशावलियां बनाए रखी गईं। अगर कुछ परिवारों ने अंतर्विवाह को प्रोत्साहित किया,
समुदाय के भीतर विवाह, तो वह हजारों सालों से अनूठे मातृक डीएनए को संरक्षित करने में मदद कर सकता था। धार्मिक और सामाजिक सीमाओं ने, विशेष रूप से ईसाई धर्म में रूपांतरण के बाद, मातृक रेखाओं पर बाहरी प्रभाव को भी सीमित कर दिया हो सकता है। प्राचीन मार्करों को उस तरीके से जीवित रहने दिया जो कहीं और शायद ही देखा जाता है। एक और सुराग प्रवासी अध्ययनों से आता है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी जगहों में असीरियाई समुदायों का आनुवंशिक विश्लेषण किया गया है। कई परिवार अभी भी अपनी मातृक वंशावली को उत्तरी मेसोपोटामिया के बहुत विशिष्ट गांवों तक वापस ट्रेस कर सकते हैं। यह न केवल आनुवंशिक निरंतरता की शक्ति बल्कि सांस्कृतिक स्मृति की मजबूती भी दिखाता है। मौखिक परंपराएं, पारिवारिक इतिहास और चर्च रिकॉर्ड ने डीएनए के साथ मिलकर प्राचीन और आधुनिक असीरियाइयों के बीच एक जीवित कड़ी बनाए रखने में काम किया। असीरियाइयों का मातृक डीएनए हमें बताता है कि उनका इतिहास केवल विजयों से बचने या साम्राज्यों के बाद पुनर्निर्माण के बारे में नहीं है। यह उन परिवारों की शांत शक्ति के बारे में भी है जिन्होंने अपनी माताओं की रेखाओं के माध्यम से अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। कुछ शाखाओं को हजारों सालों तक जीवित रखा जब सभी संभावनाओं के अनुसार उन्हें गायब हो जाना चाहिए था। यह हमें एक शक्तिशाली प्रश्न के साथ छोड़ता है। क्या असीरियाई सांस्कृतिक परंपराओं ने खुद एक ढाल के रूप में काम किया, हजारों साल तक इन प्राचीन मातृक वंशावलियों को संरक्षित करते हुए? हजारों साल पहले असीरियाई अक्कादी भाषा बोलते थे, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। यह उनके राजाओं, उनके लेखकों और उनके महान साम्राज्य की भाषा थी। अक्कादी का उपयोग कानून लिखने, व्यापार रिकॉर्ड करने और प्राचीन निकट पूर्व में संदेश भेजने के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ अक्कादी फीकी पड़ने लगी। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक एक और भाषा, अरामी, इसकी जगह लेने लगी। अरामी सरल थी, लिखने में आसान थी और व्यापार और प्रशासन के लिए एक सामान्य भाषा के रूप में तेजी से फैली। अंततः यह न केवल असीरिया की बल्कि अधिकांश क्षेत्र की भाषा बन गई। सामान्य युग की शुरुआती सदियों तक अक्कादी एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में गायब हो गई थी, पूरी तरह से अरामी द्वारा प्रतिस्थापित। आमतौर पर जब इतना पूर्ण भाषा परिवर्तन होता है तो यह जनसंख्या में परिवर्तन के साथ आता है। इतिहास हमें दिखाता है कि नई भाषाएं अक्सर नए लोगों के साथ आती हैं, विजेता, बसने वाले या प्रवासी जो अपनी संस्कृति थोपते हैं और समय के साथ पुरानी आबादी के साथ मिल जाते हैं या उन्हें बदल देते हैं। अधिकांश मामलों में भाषा परिवर्तन गहरे जनसांख्यिकीय परिवर्तन का संकेत है, लेकिन असीरियाइयों के साथ कहानी बहुत अलग है। जब वैज्ञानिकों ने उनके डीएनए का अध्ययन किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का कोई सबूत नहीं पाया। इसके बजाय आनुवंशिक हस्ताक्षर अत्यधिक मेसोपोटामियाई रहा, वही रेखा जो हजारों साल पहले किसानों और शहर निर्माताओं तक फैली। यह विरोधाभास असीरियाई कहानी के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक है। एक लोग अपनी भाषा पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं बिना अपना डीएनए बदले? जवाब जनसंख्या प्रतिस्थापन के बजाय सांस्कृतिक अपनाने में निहित लगता है। असीरियाइयों ने अरामी पर स्विच किया क्योंकि यह व्यावहारिक था। यह साम्राज्य की भाषा बन गई थी। व्यापक और विविध भूमियों में प्रशासन, व्यापार और संचार में उपयोग की जाती थी। यह उनकी मातृभूमि पर कब्जा करने वाले बाहरी लोगों की लहरों द्वारा मजबूर नहीं थी। यह दक्षता और साम्राज्य निर्माण द्वारा आकार लिया गया विकल्प था, न कि देशी आबादी को मिटाने वाली विजय से। अरामी अपनाने के बाद भी असीरियाइयों ने अपने आनुवंशिक मूल को पकड़े रखा। उनकी रक्त रेखाएं प्राचीन मेसोपोटामिया से जुड़ी रहीं, सदियों के माध्यम से वही पैटर्न ले जाती हुईं। यही कारण है कि आधुनिक असीरियाई अरामी की बोलियां अभी भी अक्कादी के निशान संरक्षित करती हैं। उनकी पहली भाषा के छोटे भाषाई प्रतिध्वनि नई के अंदर छुपे हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनका डीएनए अपने सबसे शुरुआती पूर्वजों की प्रतिध्वनियां संरक्षित करता है। यह एक शक्तिशाली छवि है। उनके शब्द बदले, लेकिन उनका डीएनए नहीं।
उनकी भाषा बदली गई, लेकिन उनकी पहचान जड़ित रही। उनका डीएनए निरंतरता की फुसफुसाहट करता रहा जब उनकी आवाजें नई जुबान में बोलती थीं। यह हमें दिखाता है कि पहचान हमेशा सांस्कृतिक बदलावों से मिटती नहीं है। कभी कभी ये शरीर में ही चुपचाप जीवित रहती है, एक ऐसी कहानी ले जाती है जो भाषा से भी गहरी जाती है। अपने चरम पर असीरियाई साम्राज्य पश्चिम में मिस्र से पूर्व में ईरान तक फैला था। यह प्राचीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संगठित राज्यों में से एक था, न केवल अपनी सेनाओं के लिए बल्कि निर्वासन और पुनर्वास की अपनी नीतियों के लिए भी प्रसिद्ध। ऐतिहासिक रिकॉर्ड वर्णन करते हैं कि कैसे असीरियाई राजाओं ने भारी संख्या में लोगों को स्थानांतरित किया, एक बार में हजारों की संख्या में विजित आबादियों को असीरियाई दिल में स्थानांतरित करते हुए, जबकि असीरियाइयों को दूर के प्रांतों में प्रशासक और बसने वाले के रूप में भेजते हुए। कागज पर इसे आनुवंशिक मिश्रण के लिए सही माहौल बनाना चाहिए था। जब आबादियों को इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरित किया जाता है तो परिणाम आमतौर पर स्पष्ट होता है: अंतर्विवाह, मिश्रित समुदाय और एक नई आनुवंशिक पहचान। लेकिन जब आधुनिक असीरियाइयों पर आनुवंशिक अध्ययन किए गए तो परिणामों ने कुछ आश्चर्यजनक दिखाया। असीरियाई नियंत्रण में एक बार रहे सभी अलग समूहों के भारी मिश्रण के बजाय असीरियाइयों का डीएनए अत्यधिक मेसोपोटामियाई रहा। अनातोलिया, लेवांत या ईरान जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के प्रभाव के केवल हल्के निशान थे। अपेक्षित आनुवंशिक परिवर्तन की बाढ़ गायब थी। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना विशाल साम्राज्य शासित किया था, मिश्रण की यह कमी एक रहस्य है। दुनिया के सबसे विस्तारवादी साम्राज्यों में से एक अपने द्वारा विजित लोगों में मिलने से कैसे बच सकता था? एक संभावित व्याख्या सामाजिक सीमाओं में निहित है। असीरियाई अभिजात वर्ग, शासक परिवार, सैन्य अधिकारी और प्रशासक ने अंतर्विवाह का अभ्यास किया हो सकता है, जिसका मतलब है कि वे ज्यादातर अपने ही समूह के भीतर शादी करते थे। यह असीरियाई रक्त रेखाओं को संरक्षित कर देता होगा, भले ही वे विविध आबादियों पर शासन कर रहे हों। बाहरी लोगों के साथ अंतर्विवाह को हतोत्साहित या सीमित किया गया हो सकता था, विशेष रूप से सत्ता की स्थिति में रहने वालों के लिए। अपने समुदाय को अपेक्षाकृत बंद रखकर असीरियाई अपनी मातृभूमि से कहीं आगे अपना प्रभाव फैलाते हुए भी एक अलग आनुवंशिक पहचान बनाए रख सकते थे। एक और व्याख्या यह है कि निर्वासन, हालांकि ऐतिहासिक ग्रंथों में नाटकीय, वास्तव में रिकॉर्ड के सुझाव से छोटे पैमाने के हो सकते हैं। प्राचीन राजा अपनी शक्ति पर जोर देने के लिए अक्सर संख्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। यह संभव है कि लोगों की वास्तविक आवाजाही, हालांकि महत्वपूर्ण, असीरियाई दिल की आनुवंशिक बनावट को बदलने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं थी। अगर अधिकांश आबादी स्थिर रही तो आनुवंशिक निरंतरता समझ में आएगी। कारण जो भी हो, तथ्य यह रहता है कि असीरियाई डीएनए मानव इतिहास में एक दुर्लभ पैटर्न दिखाता है। एक साम्राज्य जो व्यापक रूप से फैला बिना भारी मिश्रित आनुवंशिक विरासत छोड़े। उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहुंच विशाल थी, लेकिन उनकी जैविक पहचान उल्लेखनीय रूप से बरकरार रही। यह उनके अस्तित्व और विशिष्टता के रहस्य को गहरा करता है। यह हमें बताता है कि असीरियाई कहानी केवल विजयों और शहरों के बारे में नहीं है, यह पहचान की शांत शक्ति के बारे में भी है। सदियों के पार संरक्षित, जब सभी तर्क सुझाते हैं कि इसे खो जाना चाहिए था। जब असीरियाइयों ने सामान्य युग की पहली सदियों में ईसाई धर्म अपनाया, तो यह केवल विश्वास में बदलाव से कहीं अधिक था। यह एक ढाल बन गई जिसने उनकी पहचान की सुरक्षा करने में मदद की। शक्तिशाली साम्राज्यों से घिरे और बाद में मुस्लिम बहुसंख्यक समाजों से घिरे, उनका ईसाई विश्वास उन्हें अलग के रूप में चिह्नित करता था। समय के साथ वह अंतर एक सीमा की तरह काम करता था। यह आकार देता था कि वे किससे शादी करते थे, कैसे समुदाय बनाते थे और कैसे अपनी संस्कृति संरक्षित करते थे। जबकि मध्य पूर्व के अन्य समूह पड़ोसियों के साथ अधिक स्वतंत्र रूप से मिलते थे, असीरियाई अक्सर अलग रहते थे, अपने धर्म और अपनी रक्त रेखाओं दोनों को पकड़े रखते हुए।
इतिहास हमें दिखाता है कि यह सीमा कितनी महत्वपूर्ण थी। विजय की लहर दर लहर मेसोपोटामिया से गुजरी, फारसी, अरब, मंगोल और अंततः ऑटोमन। हर बार नए शासक और नई आबादियां एक क्षेत्र में प्रवेश करीं। आमतौर पर ऐसे बार बार के आक्रमण जीन के भारी मिश्रण की ओर ले जाते हैं, लेकिन असीरियाइयों में आनुवंशिक अध्ययन दिखाते हैं कि उनका अधिकांश प्राचीन डीएनए अछूता रहा। विश्वास ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। उनकी ईसाई पहचान ने मजबूत आंतरिक संबंध बनाए और आसपास के समूहों के साथ अंतर्विवाह सीमित किया। सामुदायिक एकजुटता अस्तित्व का एक रूप बन गई। अपने विश्वास के भीतर शादी करके और निकट बुनावट परंपराओं को बनाए रखकर उन्होंने बाहरी आनुवंशिक प्रभाव के प्रवाह को कम किया। विवाह रीति रिवाजों ने भी इस संरक्षण का समर्थन किया। परिवार समुदाय के भीतर गठबंधन पसंद करते थे और धार्मिक नेता ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करते थे जो विश्वास को मजबूत रखते। पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए गए इन विकल्पों का एक जैविक प्रभाव था। असीरियाइयों का डीएनए इतने विविध क्षेत्र में जितनी अपेक्षा हो सकती थी उतना पतला हुए बिना प्राचीन मेसोपोटामियाई मार्कर आगे ले गया। धर्म ने इस तरह से एक आध्यात्मिक बाधा के जितना ही जैविक बाधा के रूप में काम किया। इसका मतलब यह नहीं है कि असीरियाई पूर्ण अलगाव में रहते थे। व्यापार, यात्रा और कभी-कभार अंतरजातीय विवाह निश्चित रूप से होते रहे और बाहरी डीएनए के निशान मौजूद हैं। लेकिन अपने पड़ोसियों की तुलना में असीरियाई मेसोपोटामिया की प्राचीन जनसंख्या के साथ कहीं अधिक निरंतरता दिखाते हैं। उनके विश्वास ने एक सांस्कृतिक बाढ़ बनाने में मदद की, जिसने मिश्रण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया, जिससे वे एक आनुवंशिक पहचान को संरक्षित कर सके जो अब हजारों साल पुरानी है। असीरियाई डीएनए की अनूठाता केवल भूगोल या इतिहास के बारे में नहीं है, यह विश्वास के बारे में भी है। उनके ईसाई धर्म ने गहरा सांस्कृतिक अर्थ दिया, लेकिन इसने समुदाय की जीव विज्ञान को भी आकार दिया। एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश प्राचीन जनसंख्या समय के साथ अवशोषित और नया रूप ले चुकी है, असीरियाई हमें याद दिलाते हैं कि धर्म केवल पूजा को परिभाषित करने से कहीं अधिक कर सकता है। यह चुपचाप पूर्वजों के धागों की रक्षा कर सकता है। अपने इतिहास के अधिकांश समय तक असीरियाई ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जो न केवल ऐतिहासिक थे बल्कि प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी थे। उनके कई समुदाय उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तर पश्चिमी ईरान के पहाड़ी और अर्ध अलग क्षेत्रों में बने थे। इन दुर्गम भूदृश्यों ने दैनिक जीवन को कठिन बना दिया, लेकिन अन्य जनसंख्या के साथ बड़े पैमाने पर मिश्रण के खिलाफ प्राकृतिक बाधाएं भी बनाईं। घाटियों या पहाड़ों में बसे गांव अक्सर अपेक्षाकृत बंद रहते थे। परिवार पीढ़ियों तक एक ही समुदाय के भीतर विवाह करते रहते थे। इस तरह भूगोल ने असीरियाई डीएनए के एक और मूक संरक्षक का काम किया। जबकि उनके आसपास के मैदान और बड़े शहर अधिक मिश्रित होते गए, उनकी प्राचीन वंशावलियों को संरक्षित करने में मदद की। लेकिन भूगोल उनकी आनुवंशिक कहानी को आकार देने वाला एकमात्र कारक नहीं था। असीरियाइयों को बार बार उत्पीड़न और हिंसा की लहरों का भी सामना करना पड़ा, जिससे गंभीर जनसंख्या संकुचन हुआ। सबसे काला अध्याय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में आया, जब देर से ऑटोमन काल के दौरान सैकड़ों हजारों असीरियाइयों का नरसंहार किया गया या उन्हें अपने घरों से बेदखल कर दिया गया। पूरे गांव नष्ट हो गए, परिवार बिखर गए और प्राचीन समुदाय लगभग मिट गए। अधिकांश जनसंख्या के लिए इतने विनाशकारी नुकसान ने आनुवंशिक धागे को पूरी तरह से तोड़ दिया होता। फिर भी किसी तरह इतनी त्रासदी के बाद भी असीरियाई डीएनए के मूल चिन्ह जीवित रहे। जनसंख्या संकुचन आमतौर पर विविधता को कम करता है, क्योंकि केवल कम संख्या में बचे लोग वंशावली को आगे ले जाते हैं। असीरियाइयों के मामले में इसका मतलब है कि कुछ वंशावलियां मजबूत हो गई होंगी, बाद की पीढ़ियों में अधिक बार दोहराई गई होंगी। उनकी पहचान को मिटाने के बजाय इन संकुचनों ने कभी-कभी उनकी आनुवंशिक निरंतरता को और भी तेज बना दिया, उन प्राचीन संकेतों को बढ़ावा दिया जो उन्हें मेसोपोटामिया से जोड़ते हैं।
तथ्य यह है कि हम अभी भी असीरियाई डीएनए को हजारों साल पीछे तक पता लगा सकते हैं। लोगों को नष्ट करने के इतने प्रयासों के बावजूद एक दुर्लभ लचीलेपन की बात करता है। उनके डीएनए की उत्तरजीविता उनकी एक लोगों के रूप में उत्तरजीविता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सभी बाधाओं के खिलाफ, युद्धों, जबरन प्रवास और लगभग विनाश के बावजूद असीरियाइयों ने अपनी पहचान को न केवल स्मृति और संस्कृति में बल्कि अपने खून में भी आगे बढ़ाया। हर पीढ़ी एक श्रृंखला की कड़ी बन गई जिसने टूटने से इनकार कर दिया। यह निरंतरता केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि सहनशीलता की एक भावनात्मक कहानी है। असीरियाई डीएनए अद्वितीय है, न केवल इसलिए कि यह कहाँ से आया, बल्कि इसलिए भी कि यह क्या जीवित रहा। पहाड़ों और घाटियों ने कुछ सुरक्षा दी, विश्वास और समुदाय ने ताकत दी, लेकिन सदियों की हिंसा के दौरान उत्तरजीविता ही है जो उनके डीएनए को इसका सबसे गहरा अर्थ देती है। यह एक जीवंत गवाही है कि जब इतिहास ने उन्हें मिटाने की कोशिश की, तब भी अंदर से कुछ अडिग रहा। जब वैज्ञानिक असीरियाइयों के डीएनए की तुलना अपने पड़ोसियों अरब, कुर्द, फारसी, अर्मेनियाई और यजीदी से करते हैं, तो परिणाम कुछ अपेक्षित और आश्चर्यजनक दोनों दिखाते हैं। एक तरफ असीरियाई इन समूहों के साथ पूर्वजों को साझा करते हैं, क्योंकि वे सभी हजारों वर्षों से मेसोपोटामिया और आसपास की भूमि में एक साथ रहते आए हैं। दूसरी तरफ आनुवंशिक समूहीकरण स्पष्ट है। असीरियाई लगातार अलग खड़े रहते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं जो अपने किसी भी पड़ोसी के साथ पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करता। यह अलगाव उनकी अनूठी निरंतरता के सबसे मजबूत संकेतों में से एक है। अरबों को उदाहरण के रूप में लें। इराकी अरब असीरियाइयों के साथ कुछ पूर्वजों को साझा करते हैं, क्योंकि दोनों प्राचीन मेसोपोटामियाई जनसंख्या से आते हैं। फिर भी आनुवंशिक अध्ययन एक अंतर दिखाते हैं। अरब अरब प्रायद्वीप और उससे आगे के बाद के मिश्रण के अधिक संकेत रखते हैं, जबकि असीरियाई मूल मेसोपोटामियाई स्टॉक के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। कुर्दों के साथ भी यही सच है, जो उत्तरी इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की में असीरियाई समुदायों के करीब रहते हैं। कुर्द अलग तरीके से समूहीकृत होते हैं, क्योंकि वे ईरानी पठार और मध्य एशिया से आनुवंशिक प्रभाव भी लेकर चलते हैं। ऐसे धागे मिलाते हैं जिन्हें असीरियाई उसी डिग्री तक साझा नहीं करते। फारसी भी इसी तरह संबंध दिखाते हैं, लेकिन अलगाव भी। साम्राज्य, प्रवास और मिश्रण की सदियों ने फारसी डीएनए को पूर्व और दक्षिण के समूहों के साथ अधिक मिश्रित छोड़ दिया। इसके विपरीत असीरियाई अपनी मूल मेसोपोटामियाई जड़ों के करीब रहे। अर्मेनियाई कुछ सबसे करीबी ओवरलैप दिखाते हैं, विशेष रूप से कुछ मात्र हैप्लोग्रुप जैसे HV4A2 के साथ, जो दोनों जनसंख्या में दिखाई देते हैं। यह मेसोपोटामिया और अर्मेनियाई हाईलैंड्स के लोगों के बीच बहुत प्राचीन संबंधों का सुझाव देता है। लेकिन यहाँ भी असीरियाई समूह अलग रहता है। सबसे दिलचस्प तुलनाओं में से एक उत्तरी इराक के यजीदियों के साथ है। प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद यजीदी और असीरियाई अक्सर आनुवंशिक रूप से एक साथ समूहीकृत होते हैं। दोनों समूह अपने अधिकांश पड़ोसियों की तुलना में प्राचीन मेसोपोटामियाई स्टॉक के साथ मजबूत निरंतरता संरक्षित करते प्रतीत होते हैं। यह ऐसा है जैसे उनके समुदायों ने समानांतर पोतों के रूप में काम किया, क्षेत्र के सबसे पहले निवासियों के डीएनए को आगे ले जाते हुए, जबकि अन्य अधिक व्यापक रूप से मिश्रित हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों समूह समान हैं। हर एक का अपना इतिहास है, लेकिन समानता इस बात को उजागर करती है कि अलगाव, परंपरा और लचीलापन कैसे आनुवंशिक पहचान की रक्षा कर सकते हैं। ये तुलनाएं इस बात को रेखांकित करने में मदद करती हैं कि असीरियाई डीएनए इतना अनूठा क्यों है। वे अपने पड़ोसियों से कटे हुए नहीं हैं, न ही वे एक द्वीप हैं, लेकिन जबकि अन्य ने समय के साथ अधिक बाहरी प्रभाव अवशोषित किए, असीरियाइयों ने निरंतरता की एक स्पष्ट, मजबूत रेखा आगे बढ़ाई। उनका डीएनए एक अलग समूह बनाता है, इस बात के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि उनकी आनुवंशिक पहचान सहस्राब्दियों में बरकरार रही। यजीदी एक समानांतर प्रदान करते हैं,
दिखाते हुए कि प्राचीन स्टॉक की उत्तरजीविता संभव है। लेकिन असीरियाइयों का मामला उनके लंबे और अशांत इतिहास को देखते हुए और भी अधिक हड़ताली है। आज असीरियाई इन आनुवंशिक मानचित्रों को देख सकते हैं और कुछ उल्लेखनीय देख सकते हैं। साम्राज्यों के चौराहे पर रहने और कई अलग अलग लोगों से घिरे होने के बावजूद उनका डीएनए अभी भी अपनी आवाज में बोलता है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया की आवाज है, तब आगे ले जाई गई जब बहुत सी अन्य आवाजें कुछ नए में मिल गईं। आज लाखों असीरियाई अपनी प्राचीन मातृभूमि से बहुत दूर रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से रूस तक असीरियाई समुदायों ने दुनिया भर में जड़ें जमाई हैं। वे अब टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे नहीं रह सकते, लेकिन जो हड़ताली है वह ये है कि उनकी पहचान का कितना हिस्सा जीवित रहा है। प्रवासी समुदायों के आनुवंशिक अध्ययन दिखाते हैं कि कई असीरियाई अभी भी अपनी वंशावलियों को उत्तरी मेसोपोटामिया के बहुत विशिष्ट गांवों तक पता लगा सकते हैं। विदेश में पीढ़ियों के बाद भी उनका डीएनए वही अनूठे पैटर्न रखता है जो उन्हें सीधे अशूर, नीनवे और अनगिनत छोटे शहरों के अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं जो कभी असीरियाई हार्टलैंड बनाते थे। यह निरंतरता न केवल जैविक है बल्कि सांस्कृतिक भी है। काब निसान जैसे त्योहार, असीरियाई नव वर्ष, हर वसंत में उन्हीं गीतों, नृत्यों और परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं जो हजारों साल पीछे पहुंचती हैं। चर्च सेवाएं अभी भी अरामी की बोलियों में आयोजित की जाती है जो उनके पूर्वजों की आवाज़ों की प्रतिध्वनि करती हैं। शादियां, बपतिस्मा और सामुदायिक सभाएं असीरियाई कपड़े, कढ़ाई और संगीत प्रदर्शित करना जारी रखती हैं। हर एक सहनशीलता के प्रतीक के रूप में काम करता है। शिकागो, सिडनी या स्टॉकहोम जैसे शहरों में भी एक असीरियाई सभा आधुनिक दुनिया में संरक्षित मेसोपोटामिया के एक टुकड़े की तरह महसूस हो सकती है। ये सांस्कृतिक परंपराएं आनुवंशिकी से अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं। जैसे डीएनए खून के माध्यम से एक अटूट रेखा रखता है, अनुष्ठान और रीति रिवाज स्मृति के माध्यम से एक अटूट रेखा रखते हैं। साथ मिलकर वे पहचान की भावना बनाते हैं जो इतने व्यापक रूप से बिखरे लोगों के लिए असामान्य रूप से मजबूत है। जहां कई प्रवासी समूह कुछ पीढ़ियों के बाद अपनी जड़ों से संपर्क खो देते हैं, असीरियाइयों ने अपनी जड़ों को जीवित रखने में कामयाबी पाई है, खून और संस्कृति दोनों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए। जो बात इस उत्तरजीविता को और भी उल्लेखनीय बनाती है वह उत्पीड़न और विस्थापन का इतिहास है जिसने इतने सारे असीरियाइयों को उनकी मातृभूमि से बाहर धकेला। 20वीं सदी की शुरुआत के नरसंहारों से लेकर इराक और सीरिया में हाल ही के संघर्षों तक उनके समुदायों को बार बार उथल पुथल का सामना करना पड़ा है। फिर भी जैसे जैसे परिवारों को दूर की भूमि में अपना जीवन फिर से बनाने के लिए मजबूर किया गया, वे अपने साथ वे दो चीजें लेकर गए जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था, उनका डीएनए और उनकी परंपराएं। असीरियाई प्रवासी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि उत्तरजीविता केवल एक जगह रहने के बारे में नहीं है। यह सीमाओं के पार, समुद्रों के पार और पीढ़ियों के पार पहचान को ले जाने के बारे में है। असीरियाइयों के लिए डीएनए की उत्तरजीविता का मतलब पहचान की उत्तरजीविता है। प्रवासी में पैदा होने वाला हर बच्चा अभी भी अपने अंदर मेसोपोटामिया के प्राचीन हस्ताक्षर को लेकर चलता है। हर त्योहार, हर प्रार्थना, हर साझा स्मृति उन्हें उन पूर्वजों से जोड़ती है जो हजारों साल पहले रहते थे। जीव विज्ञान और संस्कृति का यह संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि अपनी मातृभूमि से दूर भी असीरियाई वही रहते हैं जो वे हमेशा रहे हैं, दुनिया की पहली महान सभ्यता के जीवित वंशज। असीरियाई डीएनए की कहानी लगभग किसी भी अन्य लोगों से अलग है। 4000 से अधिक वर्षों तक युद्धों, आक्रमणों और उथल-पुथल के माध्यम से उनकी आनुवंशिक रेखा उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही है। जहां अन्य साम्राज्य उन जनसंख्या में मिल गए जिन पर वे शासन करते थे, असीरियाइयों ने असामान्य स्पष्टता के साथ अपनी रक्त रेखाओं को आगे बढ़ाया। पुरातत्व और आनुवंशिकी एक साथ उपजाऊ क्रीसेंट के पहले किसानों से आज जीवित असीरियाई समुदायों तक एक अटूट कड़ी दिखाते हैं।
केवल यह निरंतरता ही असाधारण होती, लेकिन रहस्य और भी गहरे जाते हैं। उनकी भाषा पूरी तरह से बदल गई, अक्कादियन से अरामी में, फिर भी उनका डीएनए वैसा ही रहा। यह इतिहास में आम तौर पर जो होता है उसके विपरीत है, जहां नई भाषाओं का मतलब अक्सर नए लोग होते हैं। असीरियाइयों ने दिखाया कि संस्कृति पहचान को मिटाए बिना बदल सकती है। उनका साम्राज्य प्राचीन दुनिया में फैला था, बड़े पैमाने पर जनसंख्या को स्थानांतरित करता था। फिर भी आनुवंशिक अध्ययन व्यापक मिश्रण का लगभग कोई संकेत नहीं दिखाते। किसी तरह इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक अपने मूल को खोए बिना विस्तार करने में कामयाब रहा। विश्वास ने भी एक शक्तिशाली भूमिका निभाई। ईसाई धर्म में रूपांतरण ने एक सीमा बनाई, जिसने अरब, फारसी, मंगोल और ऑटोमन शासन की सदियों के माध्यम से असीरियाई डीएनए को संरक्षित करने में मदद की। सामुदायिक परंपराओं और विवाह रीति रिवाजों ने रक्त रेखाओं को मजबूत रखा जब उनके आसपास सब कुछ बदल रहा था। भूगोल और त्रासदी ने भी उनकी कहानी को आकार दिया। अलग पहाड़ी बस्तियों ने उनकी रक्षा करने में मदद की, जबकि 1915 के नरसंहारों जैसे विनाशकारी संकुचन उन्हें मिटा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उनके लचीलेपन को बढ़ाया। इन सब के माध्यम से पहचान का धागा कभी नहीं टूटा, और जब असीरियाई आधुनिक प्रवासी में दुनिया भर में फैल गए तो उनका डीएनए उनके साथ गया। अमेरिका से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक परिवार अभी भी अपनी आनुवंशिक जड़ों को मेसोपोटामिया के गांवों तक पता लगा सकते हैं। त्योहार, भाषा और विश्वास उनके इतिहास की प्रतिध्वनि करना जारी रखते हैं, साबित करते हुए कि डीएनए की उत्तरजीविता भी पहचान की उत्तरजीविता है। असीरियाई डीएनए केवल इसलिए अनूठा नहीं है कि इसमें क्या है, बल्कि इसलिए कि इसने क्या प्रतिरोध किया। इसने समय, साम्राज्य, आत्मसातकरण और यहाँ तक कि विनाश के प्रयासों का भी प्रतिरोध किया। यह आज मानवता के सबसे पुराने, निरंतर लोगों में से एक का जीवित प्रमाण के रूप में खड़ा है। हर कोशिका में असीरियाई सभ्यता की शुरुआत से एक अटूट कड़ी लेकर चलते हैं। एक याद दिलाता है कि मेसोपोटामिया की कहानी केवल खंडहरों और पट्टियों में नहीं लिखी गई है, बल्कि इसके वंशजों के खून में भी लिखी गई है।